Good morning, student. Today we will take a class on the another numerical types of determining the major losses, determining the minor losses through the Chassis equation, maybe from Bernoulli's theorem, maybe we are applying Darcy's equation. So we in this type of numerical, we have to at first study the numerical, and after that we have to think, we have to apply the equation of maybe Darcy, maybe Chassis and maybe Bernoulli's, and that is the skill that if हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये क्या न्यूमेरिकल है और कौन सा इक्वेशन को अप्लाई करने से ये न्यूमेरिकल हम लोगों का सही न्यूमेरिकल का आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा. So this is the Bloom's level 3 numerical, BL level 3 numerical. It's a apply. Okay. So today's date is 17/4/2020. It's 17/4/2020. 17/4/2020. So at first we will study the numerical question. First one is, according to the following figure. Where is the figure? Figure is here. According to the following figure, when a sudden contraction is introduced in a horizontal pipe. देखो फॉलोइंग फिगर, ये मेरा होल पाइप का एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है. इसका मतलब मैंने क्या किया, एक लंबा पाइप है तो उस पाइप का एक सडन कंस्ट्रक्शन क्रॉस सेक्शन को हम लोग लिए है. ये क्रॉस सेक्शन को नाम हम लोग ये वाला सेक्शन के साथ इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये 1 1, ये वाला सेक्शन के साथ अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये मेरा 3 3 है. ओके, सो इन दिस कंडीशन ये पाइप का क्रॉस सेक्शन के अंदर सेक्शन 1 1 से लेकर सेक्शन 3 3 के बीच क्या क्या चेंजेस हुआ है वो यहाँ पे ड्राइंग पे दिखाई दिया गया है. इसको इसलिए कनेक्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पाइप है, तो हम लोग इसका सेक्शन को यहाँ पे कंसीडर किए हैं. राइट, तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, इन अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन when a sudden contraction is introduced in a horizontal पाइपलाइन सेक्शन 1 1 में जो था थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो पाइपलाइन क्या हुआ, सडनली कंट्रैक्ट हुआ. मींस लाइक दिस, सडनली कंट्रैक्शन हुआ फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर. तो अगर ये मेरा सेक्शन 1 1 है, ये मेरा सेक्शन 2 2 होगा. देखो इसके साथ मैच करो, फर्स्ट पार्ट के साथ इसको मैच करो. दैट इज सेक्शन 2 2. कितना डायमीटर घटा है, D1 मेरा था सेक्शन 1 के लिए था D1, सेक्शन 2 के लिए होगा D2, सेक्शन 3 के लिए होगा D3. सो D1 मेरा कितना था 50 सेंटीमीटर. D1 अगर 50 सेंटीमीटर है, A1 मैं डिफाइन कर पाऊंगा व्हिच इज पाई बाय 4 D1 होल स्क्वायर. यहां से मुझे एक आंसर मिलेगा. कितना सेंटीमीटर हुआ, 50 सेंटीमीटर से वो कंट्रैक्शन होने के बाद कितना सेंटीमीटर हुआ, दैट इज D2. D2 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. तो D2 अगर मुझे मिल गया तो उस डायमीटर का रिस्पेक्ट में एरिया भी मिल जाएगा पाइप का, दैट इज D2 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मेरा फर्स्ट काम होगा इसको मैं पहले मीटर में कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज़ सीजीएस यूनिट में यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूंगा. तो 50 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो वो मेरा आएगा कुछ 0.50 मीटर, और इसको अगर मैं करूंगा दैट इज 0.25 मीटर. तो मैं D1 का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा एरिया निकलेगा. D2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा D2 निकलेगा. हुआ. सेकेंड लाइन पढ़ूंगा. द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 1,03,005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 67,689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये जो सेक्शन 1 1 से सेक्शन 2 2 में जो डायमीटर का चेंजेस हुआ, जिसके वजह से एरिया में चेंजेस हुआ, उसके वजह से प्रेशर मेरा क्या हुआ, प्रेशर मेरा घट गया. तो मेरा D1 मींस सेक्शन 1 में मेरा 1 1 में मेरा प्रेशर क्या था, P1 था मेरा 1,03,005 Newton per meter square. It is given in the SI unit, so we have not convert in any unit. And P2 section 2 में कितना प्रेशर हुआ, 67,689 Newton per meter square. Now the next question is, calculate the rate of flow where assume Cc equals to 0.65. Calculate the rate of flow
where assume cc मतलब मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। मैं पिछला जो मेरा वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बोला था कि जब पाइप में कंट्रैक्शन होता है इसका मतलब क्या हुआ, माइनर लॉस हुआ। अगर वहां पे कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन बोल दिया जाता है तो मेरा जो फॉर्मूला होगा दैट इज h ऑफ कंट्रैक्शन इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाय 2g into 1 by cc minus 1 whole square, v2 square by 2g into 1 by cc minus 1 whole square। अगर कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन बोल दिया गया है और इनकेस अगर कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन नहीं बोला गया है तो हम लोग का कंट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज hc is equal to 0.5 v2 square by 2g। तो ये दो इक्वेशन जब कंट्रैक्शन डिफाइन किया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन डिफाइन किया गया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन नहीं बोला जाता है तो हम लोग सॉरी, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं देखूंगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन कितना बोला गया है, 0.65 बोल दिया गया है, तो 0.65 ये मेरा यहाँ पे मैंने लिखा, तो इसका मतलब हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर हुआ? अब देखो पहला क्वेश्चन का जो पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 के लिए है। क्वेश्चन का जो दूसरा पैराग्राफ है वो सेक्शन 22 एंड सेक्शन 33 के लिए है। सेक्शन 22 में भी सेम वही चीज सडन इनलार्जमेंट हुआ है, तो वो सेक्शन 22 का बाद मैं बाद में देख रहा हूं। पहले सेक्शन 11 से मैं आंसर निकालने का कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्वेश्चन मुझे बोला गया है। सो कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो मुझे निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूं दैट इज q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो में कहां पे, क्वेश्चन में कौन सा पोर्शन का रेट ऑफ फ्लो मुझे चाहिए, यहां से मेरा फ्लूइड पाइप के अंदर, पाइप का इनलेट से फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है और पाइप का एग्जिट से मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है। तो मुझे ऑब्वियसली सेक्शन 22 में डिस्चार्ज निकालना है, मींस रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो मैं रेट ऑफ फ्लो निकालूंगा q a2 * v2 फार्मूला से। अब मैं देखो मेरा एरिया तो मेरा डिफाइन है, दैट इज a2 मेरा डिफाइन है, मैं यहां पे आराम से a2 पुट कर सकता हूं। बट वी हैव टू फाइंड v2, मतलब सेक्शन 22 में मेरा कितना वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो मुझे देखना है। तो एज इट इज मैं जानता हूं कि दोनों सेक्शन, अगर कोई पाइप के अंदर, पाइप में कोई एक दोनों सेक्शन अगर कंसीडर किया जाता है तो अगर मैं उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन भी अप्लाई कर सकता हूं, बर्नौलीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो मेरा ये है जिसको अप्लाई करके मैं डिस्चार्ज निकालूंगा। नाउ वी हैव टू अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम। So what it tells that Bernoulli's theorem tells that P1 by rho g, I am writing here for the section 1, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। So this is my Bernoulli's theorem। ये पार्ट मेरा सेक्शन 11 के लिए है और ये जो पार्ट है वो मेरा सेक्शन 22 के लिए है। अब obviously here the sudden contraction is introduced। जब भी sudden contraction, sudden enlargement, sudden bending, sudden fitting, ये सारा चीज बोल दिया जाता है, उस टाइम पाइप के अंदर माइनर लॉस होता है। तो माइनर लॉस होता है मतलब मेरा जो आइडियल जो बर्नौलीज थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होता है, मुझे मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं अगर मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा व्हाट इज द हेड लॉस। सो हेड लॉस यहाँ पे क्या है, सडन कंट्रक्शन H ऑफ AC, जिसके वजह से मेरा यहाँ पे जो जितना एनर्जी लेके फ्लूइड सेक्शन 11 के अंदर एंट्री कर रहा है उतना एनर्जी लेके सेक्शन 22 से एग्जिट वो नहीं कर रहा है। तो मेरा क्या हुआ, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus H of AC, मतलब सडन कंट्रक्शन। अब इस इक्वेशन में मैं देखूंगा मेरा डेटा अलग हो गया है पहला पैराग्राफ से। इस इक्वेशन में मैं देखूंगा कि मेरा ये P1 मेरा है या नहीं, मतलब क्या क्या डेटा अवेलेबल है इन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मेरा P1 अवेलेबल है, P1 मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, V1 मेरा अवेलेबल नहीं है, Z1 और Z2। देखो ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, ये पाइप मेरा हॉरिजॉन्टल है। जब भी पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा दैट कंडीशन में for horizontal pipe
Z1 इक्वल्स टू Z2 होता है। अगर पाइप इंक्लाइन रहेगा तो Z1 Z2 नहीं होता है, क्योंकि मेरी सेक्शन 1, मान लो पाइप अगर इस कंडीशन में है, ठीक है, तो सेक्शन 1 बेसलाइन के रेस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेक्शन 2 बेसलाइन के रेस्पेक्ट में उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, बेसलाइन से उतना हाइट में नहीं है। तो यहाँ ये अगर मेरा Z1 है और ये अगर Z2 है, तो Z1 नॉट इक्वल्स टू Z2 जब पाइप मेरा इंक्लाइंड है, राइट। और जब मेरा पाइप हॉरिजॉन्टल है उस टाइम मेरा क्या होगा, Z1 इक्वल्स टू Z2 होता है। तो Z1 इक्वल्स टू अगर मेरा Z2 हुआ तो मेरा सेकंड लाइन क्या बनेगा, P1 by rho g प्लस V1 square by 2g is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus V2 square by 2g plus H of SC, मतलब सडन कंट्रैक्शन। अब मैं देख रहा हूं मेरे पास P1 का वैल्यू अवेलेबल है, V1 का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, P2 का वैल्यू अवेलेबल है, V2 का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और H of SC का वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे V2, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि वेलोसिटी ऑन द सेक्शन 2 टू डिफाइन करना। तो V2 अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा या क्या करना पड़ेगा वो मैं देखूंगा। उससे पहले मेरे पास ये वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, H of SC। H of SC का फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ी देर पहले ही इस न्यूमेरिकल में बताया था कि H of SC का जो फॉर्मूला होता है, अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन बोल दिया जाता है तो मैं यूज करूंगा V2 square by 2g into 1 by cc minus 1 whole square। ये मेरा फॉर्मूला है, राइट। बट हियर V2 is not available here, राइट। V2 मेरा अवेलेबल नहीं है, बट मेरे cc का वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से H of SC को मैं V2 के टर्म्स पे निकाल सकता हूं। तो H of SC is equal to V2 square by 2g 1 by cc। cc का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.65। so 0.65 minus 1 होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.2899 V2 square by 2g। 0.2899 V2 square by 2g। तो H of SC का जो वैल्यू जिसमें वेलोसिटी था, मैंने क्या किया, H of SC मतलब हेड लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन को मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या बच रहा है, मेरा V1 मुझे डिफाइन करना है V2, तो मैं H of SC को V2 के टर्म्स में डिफाइन किया। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, V1। V1 मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, पाइप के अंदर से फ्लूइड जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंट्री करेगा पाइप के बाहर उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जिट करेगा। इसका मतलब मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन होगा। तो इस पाइप में अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करता हूं तो मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, दैट इज A1 V1 is equal to A2 V2। सेक्शन 1 के लिए A1 V1 which is Q1, section 2 के लिए A2 V2 which is Q2। so A1 V1 equals to A2 V2। now what is the value of A1? A1 का वैल्यू मैं यहाँ से अगर कैलकुलेशन करूंगा तो A1 का जो मेरा वैल्यू आता है दैट इज 0.193 मीटर स्क्वायर, और अगर A2 का जो मेरा वैल्यू आता है दैट इज 0.049 मीटर स्क्वायर। 0.049 मीटर स्क्वायर। तो मैं A1 के जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा 0.193 V1 is equal to 0.049 V2। तो मैं अभी V1 को भी मैं V2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो V1 को अगर मैं V2 के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आएगा V1 is equal to 0.049 divided by 0.193 इधर V2। सो यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला से आ रहा है दैट इज V2 by 4 आएगा, लमसम V2 by 4 आएगा। ओके, तो मेरा V1 का वैल्यू आ गया V2 by 4। H of SC का, H of मतलब हेड लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, उसका जो वैल्यू आ गया मेरे 0.2899 V2 square by 2g। अब मुझे ये दोनों वैल्यू अगर मेरे मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मैं पुट कर रहा हूँ, देखो P1 by rho g। P1 का वैल्यू 1,03,005 divided by it's a water or any other fluid, maybe it's a water if in your question it is not given that is the fluid, what is the types of fluid, means it is water or it's a mercury or it's a any type of crude oil or any type of oil, kerosene, petrol, diesel, maybe any type of fluid। अगर मैं कोई fluid का नाम यहाँ पे अगर नहीं बोला जा रहा है
तो हम लोग क्या करेंगे, लाइटर लिक्विड मींस लाइट डेंसिटी लिक्विड के लिए हम लोग उसको वाटर पकड़ेंगे और हेवी डेंसिटी लिक्विड के लिए हम लोग उसको मरकरी पकड़ेंगे, क्योंकि लाइट लिक्विड का डेंसिटी हम लोग को पता है दैट इज 1000, हेवी लिक्विड का हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है दैट इज 13.6। सो इससे हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कोई भी टाइप ऑफ हेड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर कोई लिक्विड का नाम नहीं बोला जा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट उसको वाटर पकड़ेंगे, राइट। और अगर मैनोमीटर रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल होगा तो हम लोग उसको लाइट लिक्विड को वाटर पकड़ेंगे और हेवी लिक्विड को हम लोग मरकरी पकड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है तो। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा तो हम लोग वही चीज पकड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अभी हम न्यूमेरिकल में आ रहे हैं, तो मेरा रो मतलब मैंने क्या बोला, वाटर पकड़ना होगा, तो डेंसिटी मतलब 1000 into 9.81 प्लस v1 का वैल्यू कितना है v2/4, सो दैट इज v2 स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 into 2 32g। v1 के जगह पे मैंने क्या किया, v1 का वैल्यू पुट किया दैट इज v2/4, राइट। सो v2 स्क्वायर बाय 32g is equal to p2 by rho g। what is the value of p2? p2 का वैल्यू है 67689 divided by 1000 into 9.81, 1000 into 9.81 plus v2 square by 2g, and what is the value of h of AC, head loss due to sudden contraction, that is plus 0.2899 v2 square by 2g। ये मुझे बोल दिया गया है। अब मैं अगर इस इक्वेशन को कैलकुलेशन करूंगा, देखो पूरा इक्वेशन का जो टर्म्स है, लेफ्ट हैंड टर्म्स एंड राइट हैंड टर्म्स, दोनों जगह में मैं देखो सिर्फ एक ही चीज मेरा अननोन है व्हिच इज माय वैल्यू ऑफ v2। अगर मैं तो फिर सारे v2s को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले लूंगा और बाकी जितना क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन है उसको अगर मैं राइट साइड में करूंगा तो यहां से मेरा v2 का वैल्यू मिल जाएगा। v2 का अगर मेरा वैल्यू मिलेगा तो वो वैल्यू होगा v2 का, दैट इज v2 इज इक्वल टू 7.586 मीटर पर सेकंड। तो यहां से मुझे वेलोसिटी का वैल्यू पता चल गया। अगर v2 का वैल्यू पता चल गया तो ऑब्वियसली मुझे डिस्चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा। तो डिस्चार्ज क्या होगा, q इक्वल्स टू a2 का वैल्यू है मेरा 0.049, v2 का वैल्यू है 7.586, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 0.3723 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये मेरा आंसर आएगा 0.3723 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 372.3 लीटर पर सेकंड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो when the cc is equal to 0.65, उसका आंसर मेरा मुझे मिल गया। तो मैंने ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट के लिए कि कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, हम लोगों को पहला काम है अगर वहां पे ड्राइंग दे दिया जाएगा दैट इज वेल एंड गुड, और अगर ड्राइंग नहीं देगा तो हम लोग पहले क्वेश्चन को थ्रू आउट पढ़ लेंगे। इसके लिए हम लोग मैक्सिमम 2 मिनट टाइम रखेंगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। उसके बाद वो क्वेश्चन को पढ़ते फिर से मैं सेकंड टाइम क्वेश्चन को रिपीट करूंगा बट अकॉर्डिंग टू लाइक दिस, लाइक according to the following figure। कहां है फिगर, here is the figure। when a sudden contraction is introduced in a horizontal pipe, देखा ड्राइंग को देखना है कि सडन कंट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। the in a horizontal pipeline for 50 cm to 25 cm, 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर हुआ है, 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर हुआ है, तो इट्स 50 टू 25 सेंटीमीटर। तो मैं ड्राइंग में देख रहा हूँ कि मेरा सेक्शन 1 में जितना था डायमीटर, सेक्शन 2 में मेरा वो डायमीटर नहीं है, तो 50 से 25 सेंटीमीटर मेरा रिड्यूस हुआ है डायमीटर। द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 1,03,005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 67,689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर मेरा कितना चेंजेस हुआ है डायमीटर चेंजेस की वजह से, वो मेरा यहाँ पे दे दिया गया है। देन कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी हम लोग को कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देगा, हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन को थ्रू आउट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और क्या क्या डेटास दिया हुआ है वो डेटास को हम लोग अलग करेंगे। और डेटा अलग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा ये डेटा से रिलेटेड कौन सा इक्वेशन से हम लोग न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। एटलीस्ट एक्चुअली हम लोग का क्या एक्चुअल डिफाइन करना है दैट इज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हम लोग कौन सा फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं, या तो वॉल्यूम बाय टाइम या तो एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया मुझे दिया हुआ है तो मुझे वेलोसिटी डिफाइन करना है, तो वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा या तो कंटिन्यूटी इक्वेशन या तो बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑलरेडी अप्लाई करके मुझे डिस्चार्ज निकाल रहा हूँ, तो मुझे बर्नौलीज थ्योरम में आना पड़ेगा। तो बर्नौलीज थ्योरम मैंने पहले आइडियल बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन लिखा, उसके बाद मैंने देखा कि हियर assume coefficient of contraction is 0.65 and sudden contraction is done in the numerical
in the pipe, so that's why the head loss is created. So that's why I have written here the modified Bernoulli's theorem. I have added H of SC, which is head loss due to sudden contraction. And after that for horizontal pipe क्या कंडीशन होता है, Z1 equals to Z2, because inclined pipe के लिए Z1 not equals to Z2 होता है. एंड उसके बाद मैंने इक्वेशन पुट किया और मैंने देखा कि मेरा ये जो इक्वेशन में मैंने देखा कि मेरा V1 अननोन है, V2 अननोन है, H of SC अननोन है. तो मैं H of SC का फॉर्मूला यूज किया क्योंकि CC दे दिया गया था, इसलिए मैंने H of SC इस फॉर्मूला से अप्लाई करके निकाला हो. उसके बाद मैंने देखा कि मेरा V1 भी अननोन है, तो मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करके मैं V1 का वैल्यू V2 के टर्म्स में लाया. उसके बाद सारा वैल्यूज को मैंने जब पुट किया मैंने देखा कि मेरे पास एक ही अननोन है वैल्यू बच रहा है, दैट इज V2. और वहां से मैं V2 को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले लूंगा तो मेरा राइट साइड में इक्वेशन बैठेगा. वहां से मेरा जो V2 वेलोसिटी का वैल्यू आया दैट इज V2 = 7.586 मीटर पर सेकंड. एंड अगर V2 को अगर मैं ये वाला इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं दैट इज Q = 372.3 लीटर पर सेकंड. सो मेरा कैलकुलेट ऑफ फ्लो का आंसर मेरे पास आ गया है. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेकंड पार्ट में जाऊंगा. So now the second part has come. If there is a sudden enlargement from 25 centimeter to 50 centimeter, if pressure at the 25 centimeter section is 67689 Newton per meter square, what is the pressure at the 50 centimeter enlarged section? तो मैंने ये वाला सेक्शन का बात कंप्लीट हो गया, ये वाला सेक्शन. अब देखा जा रहा है कि अचानक से एक सडन एनलार्जमेंट हो रहा है नेक्स्ट पोर्शन में, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 33 के बीच एक सडन एनलार्जमेंट हुआ जिसके वजह से फिर से हेड लॉस हुआ है, राइट? जिसके वजह से मेरा फिर से हेड लॉस हुआ है. तो वो हेड लॉस के दौरान जो सेक्शन 22 का जो प्रेशर है वो बोल दिया गया है और मुझे डिफाइन करने बोल रहा है कि सेक्शन 33 में मेरा कितना प्रेशर एक्चुअली बन रहा है. तो अब मैं देखूंगा कि मैं इसका कैसे मैं बनाऊंगा. तो मुझे बोला है कि इफ मैंने पूरा पढ़ लिया, अब उसको मैं ब्रेक करके पढ़ूंगा और डेटास को अलग करूंगा. कैसे? इफ देयर इज अ सडन एनलार्जमेंट फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 33 में सडन एनलार्जमेंट हुआ है. कितना एनलार्जमेंट हुआ है? दैट इज D3 = 50 सेंटीमीटर. D3 = 50 सेंटीमीटर. If pressure at the 25 centimeter section is 67689, so 25 सेंटीमीटर में मतलब सेक्शन 22 का प्रेशर क्या है? P2 है. तो P2 मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मुझे लिखने का जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट इज द प्रेशर एट द 50 सेंटीमीटर, मतलब P3 वो लोग पूछ रहा है बेसिकली P3 का वैल्यू क्या है. तो मैं फिर वही चीज करूंगा. मेरा पहला काम क्या है? मेरा पहला काम है बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करना. तो मैं बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज P2/ρg. क्योंकि मैं अभी सेक्शन 22 एंड सेक्शन 33 के बीच में काम करूंगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर P2/ρg plus V2/2g plus Z2 is equal to P3/ρg plus V3/2g plus Z3. अब according to the section 22 and section 33 we can, this is the ideal Bernoulli's equation, but there is sudden enlargement section, there is sudden enlargement from 25 to 50 centimeter, so there will be the head loss due to the sudden enlargement. So I have written here sudden enlargement H of AC. अब मुझे मैं देखना है कि मेरे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है according to the previous paragraph numerical, that is P2 is available here, V2 is also available here. V2 का जो वैल्यू आया था that is V2 equals to maybe आया था 7.586 मीटर पर सेकंड. ये मेरा पिछला न्यूमेरिकल से मेरा वैल्यू आया था V2 का. ठीक है, तो V2 का वैल्यू मुझे पता है. Z2 एंड Z3 मेरा इक्वल है बिकॉज़ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप, दैट्स व्हाई ये कट जाएगा. V3 मुझे नहीं पता है और मुझे P3 नहीं पता है. V3 नहीं पता है और मुझे P3 मुझे डिफाइन करना है और H of AC मुझे डिटरमाइन करना है. तो मैं P3 के लिए मैं क्या करूंगा? P3 के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे एक्चुअली P3 को डिफाइन करना है और मेरा जो V1 है, देखो अब मुझे एक चीज सिंपल एक चीज समझना. V2 मेरे पास नोन है बट V3 क्या नोन है? ये मुझे जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो सेक्शन 11 से जो सेक्शन 11 का जो डायमीटर है D1 50 और सेक्शन 33 का जो डायमीटर है दैट इज D3 50. तो सेक्शन 11 में जो वेलोसिटी होगा सेक्शन 33 में भी वही वेलोसिटी होगा.
बिकॉज डायमीटर सेम मतलब एरिया सेम, राइट। तो जितना वेलोसिटी d1 के वजह से सेक्शन 11 में है व्हिच इज v1 और सेक्शन 33 में भी, तो फिर वही वेलोसिटी होगा। अब मैं एक इक्वेशन निकाला था पिछला न्यूमेरिकल में, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2/4। मेरा वीडियो लेक्चर को अगर थोड़ा सा आगे करके देखोगे, वहां पे मेरा डिफाइन हुआ था v1 का वैल्यू v2/4 आया था। तो मैं अगर v2 का वैल्यू मुझे अगर पता है तो v1 का वैल्यू भी मुझे पता है, हुआ 7.586 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से मुझे v1 का वैल्यू मिलेगा। सो v1 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 1.896 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा वैल्यू आया 1.896 मीटर पर सेकेंड, v1 का वैल्यू। तो फिर v1 का अगर मुझे वैल्यू पता है तो दैट इज इक्वल्स टू द v3, क्योंकि d1 सेक्शन 11 का जितना डायमीटर है सेक्शन 33 का वही डायमीटर है, d1 एंड d3। तो v1 इज इक्वल टू दिस। सो v3 यहां पे मुझे मिल गया। सो v3 मेरा मिल गया, तो v3 का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। तो अब मेरा क्या बाकी रह रहा है, बाकी रह रहा है मेरा h ऑफ AC। h ऑफ AC मतलब सडन एनलार्जमेंट है। तो सडन एनलार्जमेंट का फॉर्मूला क्या है, सडन एनलार्जमेंट का फॉर्मूला है दैट इज v ऑफ 2 माइनस v ऑफ 3 होल स्क्वायर बाय 2g। मतलब ये मेरा फॉर्मूला, जब मैं माइनर लॉस को पढ़ा रहा था उस टाइम सडन एनलार्जमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो मैं बोला था। तो सडन एनलार्जमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज v2 माइनस v3 होल स्क्वायर बाय 2g। तो v2 का वैल्यू मुझे पता है 7.586 माइनस v3 का वैल्यू मुझे पता है 1.896 डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g। 2g मतलब 2 into 9.81। इसको मैं जगह मैं होल स्क्वायर करूंगा तो यहां से मुझे सडन एनलार्जमेंट का जो वैल्यू आएगा दैट इज 1.65 मीटर, 1.65 मीटर। ये मेरा वैल्यू आ गया। अब मेरा क्या काम है, h ऑफ AC का जो वैल्यू आया वो यहां पे मैं पुट करूंगा। v3 का वैल्यू मुझे पता है, v2 का वैल्यू मुझे पता है, और P3 का मुझे डिफाइन करना है, P2 का वैल्यू मुझे पता है। तो मैं अगर टोटल सारा चीज का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो देखते क्या आंसर आता है। और मुझे ये भी शायद साफ करना पड़ेगा, दिस पार्ट आई हैव टू इरेज इट। सो P2 का वैल्यू आया मेरा 67689 डिवाइडेड बाय रो जी 1000 into 9.81 प्लस V2 का वैल्यू कितना है 7.586 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 9.81 इज इक्वल टू P3 मुझे डिफाइन करना है, डिवाइडेड बाय 1000 into 9.81 प्लस V3 मतलब 1.896 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g 2 into 9.81। और h ऑफ AC का वैल्यू क्या है, h ऑफ AC का वैल्यू आया था कुछ 1.65। सो 1.65। तो इससे अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा P3 वाला टर्म्स को अगर मैं लेफ्ट साइड में रख के राइट साइड में बाकी सारे टर्म्स को अगर मैं रखूंगा तो मेरा यहाँ से P3 का जो वैल्यू आता है दैट इज P3 इक्वल्स टू 78480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे we can define the value of pressure in the pipe। तो हम देखो ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट में न्यूमेरिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक पार्ट से हम लोगों को वेलोसिटी सेक्शन 11 का वेलोसिटी, सेक्शन 22 का वेलोसिटी निकल रहा है, सेक्शन 22 का डिस्चार्ज निकल रहा है। और जो पार्ट 2 पैराग्राफ 2 दिया गया है, तो पैराग्राफ 2 में पैराग्राफ 2 क्या दिया गया है, पैराग्राफ 2 में हम लोगों को सेक्शन 22 से सेक्शन 33 के बीच जो सडन एनलार्जमेंट हुआ, वो सडन एनलार्जमेंट की वजह से कितना मेरा हेड लॉस हुआ है वो मुझे डिफाइन करना पड़ा, और उस वहां से मुझे कितना प्रेशर मेरा चेंजेस आया है वो मैं डिफाइन कर पाया, दैट इज 78480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल में सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लमसम 8 to 10 मार्क्स रहता है। तो हम लोग जिस तरीके से मैंने बोला कि कोई भी न्यूमेरिकल करने के पहले न्यूमेरिकल को पूरा थ्रू आउट पढ़ लो, सेकंड टाइम न्यूमेरिकल को ब्रेक कर करके पढ़ो, और क्या क्या डेटास दिया गया हुआ है, डाटास है अवेलेबल है न्यूमेरिकल में, उसको पहले अलग करो। जब अलग हो जाएगा उसके बाद देखो कि तुमको एक्चुअल में क्या डिफाइन करने बोल रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे P3 एंड Q डिफाइन करने बोला गया था,
तो उसको मुझे अगर पता चल जाएगा कि मुझे क्या डिफाइन करने बोला गया है, उसके बाद हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला से मेरा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, हेड लॉस का इक्वेशन है, माइनर हेड लॉस का इक्वेशन है। तो मैं अब देखूंगा कि कौन सा फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा तो मुझे डिस्चार्ज मिलेगा। तो डिस्चार्ज मिलने के लिए मैंने क्या क्या चाहिए था, एरिया एंड वेलोसिटी। एरिया दिया हुआ है तो वेलोसिटी मैंने डिफाइन किया बर्नौलीज से और वहां से मैं डिस्चार्ज मिला। फिर मुझे प्रेशर डिफाइन करना है तो मैंने बर्नौलीज मॉडिफाई बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करके उसके बाद मैं प्रेशर मैंने डिफाइन कर दिया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बराबर आ चुका है और आएगा भी। तो हम लोग आज ये क्लास को ये न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, और जो मैं नोट्स दिया हूँ पिछला क्लास में इस न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मैं कुछ दिया हूँ, वो न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तब देखना फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स का जितना मेजर लॉस एंड माइनर लॉस रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो तुम लोग उसमें ग्रैब कर सकोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइप्स इन बेंडिंग एंड पाइप्स इन फिटिंग के ऊपर क्लास, फिटिंग का न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग क्लास कराएंगे। और उसके बाद उसके बाद हम लोग और भी एक दो टॉपिक है वो कंप्लीट करने के बाद लमसम ट्यूसडे या थर्सडे तक हम लोग इसको कवर कर देंगे। ओके, सो फॉर टुडे आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। So thank you for attending my class and stay home and safe life. Thank you.